हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है 11th फिजिक्स का। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं कि जो न्यूटन के लॉ हैं मोशन के रेस्पेक्ट में, तो मोशन जो है उसका कोज क्या है। सो कोज ऑफ मोशन, कोज ऑफ मोशन जो होता है वो है फोर्स। सो जब हम फोर्स को समझेंगे तो हम कोज ऑफ मोशन को समझेंगे, तो उसके लिए यूज में आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो उन्हें समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी फोर्स की। तो हम देखते हैं कि फोर्स क्या होता है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। सो फोर्स इज बेसिकली a push and pull format. Push and pull. So यहाँ force is defined as a push or pull which force is defined as a push or pull which tries to change or changes। मतलब कोई बड़ा सिस्टम हो तो उसमें चेंजेस है। फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज और चेंजेस की जो स्टेट है, कि जो मोशन की स्टेट है वो कंटिन्यूस एक स्टेट है या रेस्ट में है, तो उनको जो चेंज होने के लिए जो पुश और पुल की जो जरूरत पड़ती है, जैसा कि ये कोई ट्रॉली है और यहाँ से कोई इसको पकड़ के ऐसा इधर खींचता है, तो जनरली इसका मोशन अलोंग सरफेस रहेगा। ये सरफेस पे है, मतलब इतना जोर से नहीं खींचा कि ये ऊपर आ जाएगा, कि इतना इसका फोर्स है कि ये नीचे नीचे खिसकता रहेगा, जैसा बच्चे गाड़ी चलाते हैं छोटी वाली, ऐसा कुछ। तो ये इधर की तरफ जाता रहेगा, इधर की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट है। सो हम बता रहे थे कि force is defined as a push or pull which tries to change or changes the state of rest or a uniform motion। ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ, स्टेट ऑफ रेस्ट or a uniform motion। Force is defined as a push or pull which tries to change or changes the state of rest or a uniform motion। उसके लिए एग्जांपल हमने समझा कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा, ऐसे इसकी ये कोई गाड़ी है छोटी, इसे पकड़कर ऐसे इसमें इधर बांधा है और ऐसे इधर पकड़ के ऐसे इसको चला रहा है ऐसे। तो हम
इसको कहेंगे कि पुल हुआ है, मतलब गाड़ी ने इसने पुल फील किया है, तो उस पुल को हम बता रहे हैं फोर्स, वो है फोर्स। और ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 हुआ। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसा कि सडनली अ बस, एग्जांपल नंबर 2, when a bus suddenly starts to move, तो जो उसमें बैठे हुए पैसेंजर हैं, जब कोई बस सडनली स्टार्ट करती है चलने के लिए, तो उसके में बैठे हुए पैसेंजर एक पुश पीछे की तरफ फील करते हैं। उस पीछे की तरफ पुश को, जो फॉरवर्ड वर्क कर रहा है, उसको बोलेंगे फोर्स। तो यहाँ हमने बताया आपको कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो मोशन है, वो मोशन के कोज क्या है। कोज ऑफ मोशन इज फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन, force is defined as a push or pull which tries to change or changes the state of rest or a uniform motion को जो चेंज करता है। यहाँ हमने एग्जांपल देखे कि कोई एक छोटा बच्चा है जो उसको एक गाड़ी को पुल करते हुए ले जा रहा है, जो इधर ऐसे चलाते हैं जनरली बच्चे। और ये एग्जांपल नंबर 2 है, when a bus suddenly start to move, तो पीछे की तरफ पैसेंजर एक पुश फील करते हैं, तो उस पुश को हम बोल रहे हैं फोर्स। यहाँ हमने पुल देखा कि पुल क्या है, देन इसके बाद हम समझते हैं, हम बोल रहे हैं कि फोर्स, फोर्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स। सो फोर्स पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Then third is strong nuclear force. Strong nuclear force. Fourth is weak nuclear force. Weak nuclear force. तो इनकी रेंज भी होती है जनरली, ये किन रेंज तक वैलिड है। सो इनकी रेंज दोनों की, ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, कि इन्फिनिटी रेंज तक वर्क करेगा, ये भी इन्फिनिटी रेंज तक वर्क करेगा। देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर के कितने पास तक वर्क करेगा, ये है अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर तक ये वर्क करेगा। इसका भी होता है, बट इसका हम आने वाली क्लासेस में इसके बारे में देखेंगे, इसका मिनिमम रेंज कितना है या मैक्सिमम कितना है रेंज। इसके बाद हम देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप के फोर्स हमारे पास हैं, बस ये 4 ही टाइप के फोर्स। इनमें किन किन टाइप्स के फोर्स जनरली आते हैं। सो इनमें हमारे पास एग्जाम्पल जो इनकी ही सब कैटेगरी है, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल, नॉर्मल
अप्लाइड फोर्स, मतलब ऐसा कुछ बॉडी है और हमने उस पर अप्लाई किया, ये वाला स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, ड्रैग ड्रैग मतलब अगर कोई हमने बलून या हमने कोई खुली हुई चीज जिसमें कि एयर रेजिस्टेंस लगे, ऐसा जैसे पतंग, तो वो ड्रैग की वजह से, फोर्स की वजह से ऊपर फ्लाई करेगी जिसके पास एयर रेजिस्टेंस लगे ज़्यादा, वो ड्रैग फोर्स लगेगा उसमें। तो अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, और भी बहुत सारे, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ईटीसी। मतलब ये हमने इनकी सब कैटेगरी बनाई कि किस किस तरीके के ये हो सकते हैं। वैसा जनरली अगर हम देखेंगे कि मैंने इस मार्कर को हाथ से पकड़ा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इस टाइप के फोर्स, मतलब ये भी एक कैटेगरी है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी है। जब हम किसी दो सरफेस को आपस में टच करते हैं तो वो सरफेस टच नहीं होते हैं, तो ये बहुत पास पास एटम होते हैं, वो न्यूक्लियर होते हैं, वो हायर वाला फोर्स जनरेट करते हैं, तो वो हमें दिखता है कि ये दोनों मिल चुके हैं सरफेस से, बट वो मिलते नहीं हैं, वो हमें ऐसा लगता है, तो वो एक रिपल्शन है, होता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारे इलेक्ट्रॉन की वजह से उनके ऊपर, सो हम इसके बाद देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट में है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, until and unless an external force, external unbalanced force is acted on the body, जब तक कि एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि बैलेंस नहीं है, ऐसा फोर्स जब तक उस बॉडी पर अप्लाई नहीं किया तो वो बॉडी उसी फॉर्मेट में है, मतलब कि उसी फॉर्मेट में वो रहेगी। सपोज या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहेगी, until and unless an external unbalanced force is acted on the body। तो ये कोई बॉल है जो कि रेस्ट पर है, तो ये रेस्ट पर ही रहेगी जब तक इस बॉडी पर कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा। सो इसका v इज इक्वल टू 0 है। सपोज ये एक कॉन्टिन्यूस v से स्टार्ट करती है, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, v कांस्टेंट, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से v कांस्टेंट के साथ ही मूव करती रहेगी जब तक इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स जो अनबैलेंस्ड है वो नहीं अप्लाई होगा। सपोज यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो रुक जाएगी क्योंकि यहाँ बहुत सारी, जैसा कोई हमने सरफेस पे ऐसा इस पे F लगा दिया तो थोड़ी दूर बाद ही रुक जाएगी क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। इस फ्रिक्शन की वजह से जो पीछे की तरफ वर्क करता है, जैसे आगे की तरफ मूव करेगी बॉडी तो ये पीछे की तरफ वर्क करता है, मतलब उसको रेजिस्ट करता है चलने से। वैसा अगर हम बात करें स्पेस में, तो ये बॉल है, हमने इसको ऐसा लात मारी और ये v वेलोसिटी से गया, तो v वेलोसिटी से जाता रहेगा, तो ये वहां के लिए है रूल कि v से चलता रहेगा, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये वहां का है। देन हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आने से पहले हम बात करते हैं एक मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सपोज कोई एक बलून है और वो v वेलोसिटी से आ रहा है या 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, बलून मतलब जिसमें मास लगभग ना के बराबर है, थोड़ा है, और दूसरी तरफ एक 5 किलोग्राम का लोहे का एक ऐसा गोला है, एक ऐसा स्फीयर है ठोस, और वो आ रहा है, तो किसको रोकना पॉसिबल होगा? एक तरफ ये बलून है और एक तरफ ये गोला है जो आयरन का है, इसका वेट m है, ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, इसका वेट लगभग ना के बराबर है, v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। तो हमारे ध्यान में आएगा, हमारे ख्याल में ऐसा आएगा कि इस बलून को रोकना आसान है, जो जनरली ये ठीक है, मतलब इस बलून को रोकना आसान ही है वैसे, क्योंकि इसका मोमेंटम कम है, मतलब इसमें जो मास है और इसकी जो वेलोसिटी है उनका मल्टीप्लिकेशन कम है इसके कंपैरिजन में, इनका ज़्यादा है। सो मास के साथ जो वेलोसिटी है, जितना ज़्यादा मास और वेलोसिटी के साथ उतना ज़्यादा मोमेंटम, मतलब P इज इक्वल टू m इंटू वी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है मोमेंटम। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, मतलब फोर्स इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सो हमने अभी देखा कि ये मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp बाय dt इंटू एम वी इज इक्वल टू, हमने v को छोड़ा और dm बाय dt, या हम ऐसे लिखेंगे इसको dm बाय dt, हमने m का डिफरेंशिएशन किया, देन हमने m को छोड़ दिया, dv बाय dt। ये फॉर्मूला ऐसे ही अप्लाइड होगा, बट क्योंकि हमारे पास m कांस्टेंट है, मतलब मास हमारे पास कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मतलब मास की चेंज होने, मतलब उस अगर वो चेंज हो रहा है तो जो उसका रेट है वो यहाँ पुट होगा, पर जनरली वो चेंज नहीं हो रहा है। इस केस में, जिस केस में हम इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ हमने एज्यूम किया है कि जो मास है वो कांस्टेंट है, मतलब ऐसा जैसे 5 किलो 10 किलो ऐसा। सो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास 0 है, तो ये 0 हुआ, इसकी मल्टीप्लिकेशन v में लगेगी, v जोड़ हो जाएगा m। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, सो a, सो f इज इक्वल टू ma। हमारा जो फोर्स है वो हम न्यूटन में मेजर करते हैं, मतलब फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं और कैपिटल N लिखते हैं, जैसा हमारे पास 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन इस फॉर्मेट में चीजें हैं, तो ऐसा हम पहले इसको कैपिटल लिखेंगे, इसका मतलब है 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन, ऐसा ये आता है मास इंटू एक्सेलरेशन करने से। हमारे पास थर्ड लॉ होता है, बट थर्ड इसको हटा देंगे, हम इसे इधर कर सकते हैं। थर्ड लॉ,
न्यूटन्स थर्ड लॉ। Newton's third law states that every action has an equal and opposite reaction. मतलब कि सपोज हमने किसी की तरफ एक्शन लगाया, मतलब एक फोर्स लगाया, तो हमारे पास सेम हमें मिलेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का, मतलब हमें मिलेगा सेम मैग्नीट्यूड का दूसरा फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब F12 हमने 12 फोर्स इक्वल होगा F21 के, बट हम माइनस साइन लगाएंगे इसके साथ, ऐसा समझ सकते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमेशा एक फोर्स होगा तो दूसरा भी फोर्स होगा उसके पैरेलल, दूसरा उतने ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा समझ सकते हैं कि हम हमेशा एक फोर्स है दूसरा भी है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि फोर्स का पेयर है, हमेशा फोर्स का पेयर है, ऑलवेज एग्जिस्ट। ऑलवेज एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ फोर्स। डेफिनेशन है इसकी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। F12 इज इक्वल टू -21, मतलब 2 पर लगा रहा है F1 फोर्स 2 पर, देन 1 पर 2 एक्टेड फोर्स। सो ये होता है सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब ऐसा जैसे कि 5 न्यूटन फोर्स है तो दूसरा वाला भी 5 न्यूटन ही होगा, बट हम डायरेक्शन बताने के लिए माइनस साइन लगा रहे हैं। वैसे सेम है, डायरेक्शन के लिए है बस माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस साइन लगाते हैं जनरली। हमने बताया कि ऑलवेज एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ फोर्स, मतलब एक फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स होगा। हम ऐसे समझ रहे हैं कि अ पेयर ऑफ फोर्स होगा, पेयर फोर्स का पेयर होगा हमेशा। सो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हुआ कि कोई भी बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है v वेलोसिटी के साथ वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता, तब उसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी। देन हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। हमने इसको P जो होता है mv होता है, हमने इसको m एक को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस लगाया बीच में, देन चेंज हमारे पास, देन हमारे पास f इज इक्वल टू m में, ये वेक्टर क्वांटिटी है f, a भी वेक्टर क्वांटिटी है। देन हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन है, वो छोटा है तो लिखा नहीं इसमें, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरी साइड एक एक्शन एक साइड में, दूसरा एक्शन उसी साइड में, बट अपोजिट मैग्नीट्यूड, जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो उसी सेम मैग्नीट्यूड के साथ वर्क करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वाला फोर्स वर्क करेगा। सो एक फोर्स होगा तो हमारे पास दूसरा भी फोर्स होगा। सो हम ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे पास अब पेयर ऑफ फोर्स होगा हमेशा, ऑलवेज एग्जिस्ट। ऐसा होगा कि हमने किसी पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो हम पे भी 5 न्यूटन फोर्स लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन समझने के लिए हमने माइनस साइन का यूज किया है। सो हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से कि एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। इसका एग्जाम्पल जैसा कि कोई हमने बंदूक से कोई गोली छोड़ी, मतलब ये हमारी कैनन है
और हमने इसको गोली छोड़ी तो ऐसा ये पीछे की तरफ आती है, ये इधर की तरफ एक फोर्स लगा और ये सेम फोर्स पीछे की तरफ भी लगता है, मतलब यही वाला फोर्स पीछे की तरफ भी लगता है कैनन पर, ये कैनन पर, बट ये इतना नहीं लग पाता है, इसी वजह से इसको भारी बनाया जाता है। महंगी वाली जो होती है ये भारी होती है। सो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने बताया कि एक्शन रिएक्शन F इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू -2 1 ऐसा। इसमें हम बात करेंगे एग्जाम्पल में वेट की, नॉर्मल फोर्स की, नॉर्मल वेक्टर जो फोर्स का है, और टेंशन की, स्टिंग पर टेंशन वाले क्वेश्चन, ये हमारे पास एग्जाम्पल में होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल की। सो कभी भी नॉर्मल जो है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नॉर्मल इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मतलब हमेशा सेल्फ एडजस्ट करता है, उतना ही कम ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है। जैसा कि हमने ये अपने हाथ पर ऐसा इस मार्कर को डाला, मेरे हाथ के सरफेस ने इसको रोका, मतलब नॉर्मल टू द इस मार्कर के सरफेस पे लगा तो तभी ये मार्कर रुका। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारे पास ये पेपर है, इस पेपर पर हमने ऐसे मार्कर रखा तो ये ऐसा पेपर झुक गया, तो ये नॉर्मल टू द मार्कर सरफेस इसका नॉर्मल लगा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस पर भी बहुत ज़्यादा फील हुआ है फोर्स। तो सपोज ये हमारे पास पेज है कोई, ये हमारे पास एक एम मास है, तो इस पर नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा उसको एक जगह देने के लिए और उसको हमेशा रेस्ट पर रखने के लिए ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है नॉर्मल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। सो हमेशा ये नॉर्मल जो लगता है सरफेस टू सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। हम इसका वेक्टर बनाएंगे हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसा कि ये हमारे पास सरफेस है, तो ये जैसा हमारे पास सरफेस है तो हमने ये m रखा इधर, तो इसके सरफेस पर लगेगा ऐसा n। यह हमेशा सब सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जो वेट होता है, वेट हम बात करते हैं वेट की, तो जो वेट है हमारे पास इसी में देख लेते हैं। ये हमारे पास m हुआ, mg वेट होता है mg, मतलब वेट जो है एक टाइप का फोर्स है, न्यूटन में मेजर होता है। वेट होता है न्यूटन में मेजर जैसा फोर्स। वेट जो है फोर्स है जो न्यूटन में मेजर होता है जैसा mg। तो वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा किसी का भी, मतलब सेंटर से नीचे की तरफ। सपोज ये है तो ऐसा इसका नीचे की तरफ mg। सपोज ये है, नहीं इसको रोड है, ये कोई रोड है और ये ऐसे टिकी है दीवार से, इसमें m मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ वेट लगेगा इसका। ये कोई बंदा है, ये कोई लड़का है, तो इसका भी वेट नीचे की तरफ, हमेशा वेट नीचे की तरफ। टेंशन जो है, टेंशन हमारे पास बहुत टेंशन, तो
जो हमारे पास टेंशन होती है वो लगती है स्ट्रिंग में, रस्सी में। दो टाइप की होती है स्ट्रिंग, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल स्ट्रिंग, नॉन आइडियल स्ट्रिंग। हम जनरली जो क्वेश्चन करते हैं वो आइडियल स्ट्रिंग के लिए करते हैं। आइडियल स्ट्रिंग होती है मासलेस, मतलब इसमें हम जीरो हम समझते हैं। वैसे किसी भी स्ट्रिंग का मास जीरो नहीं हो सकता। नॉन आइडियल मतलब जिसमें मास है, जो कि सारी स्ट्रिंग होती है। और हम जब पुट कर रहे हैं, हम जब समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि नॉन आइडियल के लिए, तो जो नॉन आइडियल स्ट्रिंग हम समझ रहे हैं वो मासलेस समझ रहे हैं, और जो उसमें टेंशन डिस्ट्रीब्यूट होगी वो टेंशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब ये हमारे पास ये कोई मास है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, देन यहाँ डी पॉइंट है। तो इसको रोकने के लिए हमेशा पुल होगा टेंशन से। टेंशन से तो पुश हो ही नहीं सकता। टेंशन से धक्का कैसे लगाया जा सकता है? जैसे ये कोई बंध रहा है रस्सी से, तो रस्सी से धक्का कैसे लगाएगा? रस्सी से तो खींचेगा। तो टेंशन से, टेंशन का वेक्टर हमने ऊपर की तरफ बना दिया, ऐसा ऊपर की तरफ। सो ये टी ए टेंशन का पॉइंट है, ये टी बी, टी सी, टी डी, हर एक पॉइंट पर टेंशन और टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल होगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं अपनी स्ट्रिंग को आइडियल स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, इसलिए। अब हम देखते हैं कि वेक्टर जो है किस टाइप से बनेंगे, किसी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम किस टाइप से बनेगा। तो सपोज ये कोई m है, इसका वेट हमेशा नीचे की तरफ होता है, मतलब mg। टेंशन हमेशा पुल की तरफ, ऊपर की तरफ होगी, ये t। सारे पॉइंट पर टेंशन सेम होगी, मतलब टी ए, टी बी, टी सी, जितने पॉइंट होंगे टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। हम समझते हैं कि दो डायग्राम बना के देखते हैं टेंशन के लिए। सपोज ये हमारे पास m1 है, उसके बाद हमारे पास m2 है। इनका फ्री बॉडी डायग्राम किस टाइप से बनेगा हम ऐसा समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं BD की, फ्री बॉडी डायग्राम की। वैसे जनरली हम इसमें भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास m1 हुआ, इस पर यहाँ है, तो यहाँ T1, ये यहाँ T2, ये हमारे पास ऊपर लगेगा, इस पर हमेशा T2। M2 को बना रहे हैं पहले, M2 को फ्री बॉडी डायग्राम में M2 को, ये M2 है हमारे पास, इस पर T1 लगेगा ऊपर की तरफ, T1, इसका वेट है नीचे की तरफ, M2G। हम फिर फर्स्ट वाला बनाते हैं, M1, तो ये रहेगा हमें T2, और M1 पर लगेगा M1G, और एक वेक्टर इसका ये वाला M2G। मतलब हम ऐसा समझेंगे
ये T2 है, ये हमारा M1G है और ये M2G है। तो ये तो सेम होगा, नीचे भी T2 ऐसा T1 M1G और M2G, मतलब T2 इज इक्वल टू M1G प्लस M2G। इस वाली टेंशन के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को ऐसे बाउंड कर दिया, M1 प्लस M2G T2 के लिए। या ऐसा कह सकते हैं कि ये एक रस्सी, फिर दोनों मास हमने इस पर जोड़ दिए, M1 प्लस M2, नीचे ऊपर ये T1 है, तो T इज इक्वल टू M इंटू G। तो ये हमारे पास सेम आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 किलो है इसमें वजन, देन इसमें ये हमारे पास 4 किलो है वजन इसमें। हम देखते हैं, हम समझते हैं कि नॉर्मल जो लगता है वो सरफेस टू सरफेस लगता है, मतलब नॉर्मल इज अ कॉन्टैक्ट बेस्ड फॉर्म, मतलब कॉन्टैक्ट बेस्ड फोर्स। नॉर्मल इज अ कॉन्टैक्ट बेस्ड फोर्स। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, इसको 5 न्यूटन हमने दिया, 5 न्यूटन हमने दिया, तो हमें बताना है पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का और नॉर्मल फोर्स क्या होगा। नॉर्मल फोर्स बिटवीन, जो इन दोनों के बीच में है, 3 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक। तो कभी भी हम एक्सेलरेशन देखने के लिए सिस्टम को ऐसे समझेंगे कि 4 और 3 7 किलो, 7 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 5, मतलब F इज इक्वल टू एम में से F जो 5 है, ये 7 है, ये A है, A इज इक्वल टू 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया। सो सेकेंड हम देखते हैं, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये 4 kg का ब्लॉक है, या ऐसा समझ सकते हैं कि, ऐसा समझ सकते हैं ये 3 kg है, इस पे ऐसा नॉर्मल लगा होगा, ये हमारे पास ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि सिस्टम आके जाना ही जाना है, 5 न्यूटन ये ऐसा है। दूसरी तरफ हमारे पास ये 4 किलो है, इस पे नॉर्मल ऐसा है, और 5 न्यूटन इस पे इधर की तरफ है, बट उसको हम देखते हैं। सो F इज इक्वल टू एम में से 5 इज इक्वल टू 5 माइनस n इज इक्वल टू 3 इंटू ए। ये हमारे पास आई इसकी इक्वेशन। मतलब हम ऐसा देखते हैं कि राइटवर्ड कितने वेक्टर हैं और लेफ्ट कितने वेक्टर हैं। राइट, टोटली राइट कितने वेक्टर हैं और लेफ्ट कितने वेक्टर हैं। हम फिर से देखते हैं 4 kg वाले क्वेश्चन को।
इसमें देखते हैं, ये इधर की तरफ ये है भी एफ इज इक्वल टू एम में से 4 आया, ये ए आया है ना। एफ एफ जो है हमारा फोर्स, वो इस पे ये एन है, इस पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल इज इक्वल टू, ऐसा समझेंगे कि नॉर्मल की वजह से, इसके नॉर्मल की वजह से ये आगे बढ़ा है, नॉर्मल की वजह से आगे गया, तो नॉर्मल इज इक्वल टू फोर्स इन 4 इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको इधर ऐड किया तो ये हमारे पास आया 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 5, ये इधर की तरफ 5 हुआ, ये 7 हुआ, तो 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे इधर की तरफ पुट करके हम नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5/7, 4 20/7 न्यूटन। इनके बीच में जो है 20/7 न्यूटन, और इस एक को हम इधर भी रख के फाइंड कर सकते हैं, फिर इधर इसको लाना पड़ेगा, इधर इसको लाना पड़ेगा, इसलिए। सो हमारा एक क्वेश्चन हुआ एग्जाम्पल, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 1।